आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन मैच में भारत हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है, कि जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान की बजाय अब दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त पर कौमी क्रिकेट टीम के जिम्मेदारों को घर भेजने की बजाय रद्दोबदल करके जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है, जबकि कल दूसरी सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मदे मुकाबिल होंगे। नाज़रीन, आज के अहम तरीन मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को फाइनल मुकाबले के लिए हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा था, और आज जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया तो शायकीन क्रिकेट को यही तवक्कुआत थी कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टोटल सेट कर लेगा जिसको चेस करना मुश्किल होगा। लेकिन भारत के स्पिन जाल के आगे ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा ना चल सकी और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 264 रन पर ढेर हो गई। निस्बतन आसान हदफ के ताकुब में भारत को भी खासी मजामत का सामना रहा, मगर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। अगेन नो सरप्राइजेस हियर। श्रेयास अय्यर और कोहली की शराकत ने मैच में गिरफ्त मजबूत कर ली और आखिरी ओवर्स में राहुल और हार्दिक पांड्या की जारहाना इनिंग्स ने मैच भारत की गोद में डाल दिया। व्हाट अ फैंटास्टिक विन फ्रॉम इंडिया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, वनडे क्रिकेट से 4 बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करके T20 का कप्तान उस खिलाड़ी को बना दिया गया है कि जो अभी तक सिर्फ 6 T20 मैच खेला है। 4.5 माह पहले ही सलमान अली आगा ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया है। सलमान अली आगा ने अभी तक 6 मैचेस में सिर्फ 50 रन बनाए हैं और सिर्फ 2 विकेटें ली हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे में टीम को शिकस्त हुई है, लेकिन तब्दीली T20 टीम की कर दी गई है। ना सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार, ना हेड कोच को कोई भार और ना ही कप्तान और नायब कप्तान पर कोई सवाल। लगभग 1 साल के अरसे में यह पाकिस्तान के चौथे T20 कप्तान है और इसी तरह वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बावजूद अपने ओहदे पर बरकरार हैं। शादाब खान को भी T20 टीम का नायब कप्तान बना दिया गया है, कि जो गुज़िश्ता 9 माह से टीम से बाहर हैं। T20 स्क्वाड से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बावजूद बाबर आजम वनडे क्रिकेट टीम में बदस्तूर मौजूद हैं। इसी तरह फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, मगर T20 टीम में बदस्तूर दोनों अशखास शामिल हैं। टीम के हेड कोच आकिब जावेद दौरा न्यूजीलैंड में अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और अलबत्ता मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, जिन्हें न्यूजीलैंड जाने वाले स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया गया था, मगर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया है। ओपनर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने नौजवान हसन नवाज को मौका दिया है और इसी तरह उमैर यूसुफ भी टीम का हिस्सा होंगे। इसी तरह मोहम्मद रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस को और जारे मिजाज बल्लेबाज अब्दुल समद को भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी की जगह लेफ्ट आर्म बॉलर आकिब जावेद को टीम में शामिल कर लिया गया है और उस्मान खान की जगह अब्दुल्ला शफीक को दोबारा टीम का हिस्सा बना लिया गया है। T20 और वनडे टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी सह मुल्की होम सीरीज में शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम के जिम्मेदार खिलाड़ी ताहाल वनडे फॉर्मेट का हिस्सा हैं। सो सिंपली स्पीकिंग, सादा लफ्जों में शायद ये कहना गलत ना होगा कि चंद बड़े नामों को एडजस्ट करके और चंद नए नामों को स्क्वाड में शामिल करके अपने ओहदे बचा लिए गए हैं। क्या ऐसा ही है? बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक साथ देने के लिए। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल था, आप क्या समझते थे कि हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को क्या भारत इतनी आसानी से रोंद कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा? देखें, ये जो कंडीशंस थी, ये कंडीशंस सूट करती हैं भारत को, क्योंकि आप देखें कि इसमें 4 स्पिनर भारत के खेल रहे हैं और इन कंडीशंस पे, और वो कहीं और वो नहीं जाके खेले। वो अपने जितने भी मैचेस थे वो अपने सारे के सारे मैचेस दुबई में खेले हैं। तो आई थिंक ये कंडीशंस जो हैं ये भारत को सूट करती हैं और उन्होंने जो टीम सिलेक्शन थी उनकी वो कंडीशन के हिसाब से थी। आप देखें कि किसी भी टीम में 3 से 4 स्पिनर नहीं है। हम लोग जो है सिर्फ एक स्पिनर के साथ इस टूर्नामेंट में गए, जबकि भारत 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ गया और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वहां पे कंडीशंस उनको सूट करती रही,
अब वो 4 स्पिनर से खेल रहे हैं। तो आई थिंक कंडीशंस को रीड करना और कंडीशन के मुताबिक अपनी टीम की सिलेक्शन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जी। और ऐसा ये भी है कि भारत को बहरहाल कोई सरप्राइज नहीं था। आई मीन वो मुस्तकिल तौर पर यही खेल रहा है एंड यू नो हालात एंड जो आपका ग्राउंड था उस हवाले से भी। लेकिन टॉस जीतने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बड़ा टोटल ना कर सका। एंड वाज एक्सपेक्टेड कि मे बी अगर 270-80 तक भी पहुंच जाए, 275 तक भी पहुंच जाए, कि जरा सा इल बी अ गुड नंबर टू चेस। 264 रन इस विकेट पर काफी थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। व्हाट डू यू थिंक? देखें, इसमें आई थिंक कि मुझे लगता है कि 15 से 20 रन जो है ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट थे, क्योंकि स्टीवन स्मिथ की 37वें ओवर में जब विकेट गिरी और स्टीवन स्मिथ की और कैरी की जिस तरह की पार्टनरशिप थी, वहां पे आई थिंक कि थोड़ा सा अगर ये 3 से 4 या 5 ओवर के करीब ये और उसको लिंगर ऑन करते उस पार्टनरशिप को, तो फिर ये तकरीबन 285 टू 90 रन भी हो सकते थे। तो अभी 264 रन जो आई थिंक यहाँ पे 15 से 20 रन ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट की रन किए हैं। Absolutely. इनको चाहिए था कि इनको देखें, इसमें इसमें इनको चाहिए था कि वहां पे जिस तरीके से कैरी ने रन आउट हो गए, अगर वो भी लास्ट के 3 ओवर्स वो खुद खेलते तो आई थिंक कि वो एक 290 तक ये रन कर सकते थे। और तौफीक ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि दीगर टीमों की निस्बत भारत का जो स्पिन अटैक का रोल है वो कितना अहमियत का हामिल है? बैक वक्त 3 स्पिनर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उतरा है। इट हैज टू बी सम वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी। तौफीक, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही आवाज रुकी थी। देखें, भारत का अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो स्पिनर्स का है। हाँ। हम लोग ये पहले भी ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन में वो फ्लॉज थे। पाकिस्तान की सिलेक्शन जो है उस तरह से नहीं की गई कंडीशंस को सामने रखते हुए। आई थिंक कि भारत के ने वो कंडीशंस को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। उन्होंने कंडीशंस को समझा, उस हिसाब से देखें उन्होंने अपने जो रेगुलर 3 स्पिनर्स थे उनकी इंडक्शन की टीम में। तो आई थिंक यही एक पार्ट था जो मतलब पाकिस्तान या दूसरी टीम्स में मिसिंग है। अब जैसे फाइनल भी अगर वहां पे हो रहा है उन कंडीशन में, दुबई की कंडीशन में, अगर ये फाइनल लाहौर में या कराची या पाकिस्तान की कंडीशन में होता तो डिफरेंट सिनेरियो था। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को ये बहुत बड़ा एक एज भी हासिल है कि वो तवातर से उसने एक ही विकेट पर सारे मैचेस खेले हैं। फिर मुख्तलिफ ग्राउंड्स में भी मैचेस अगर खेलता तो नतीजा शायद मुख्तलिफ हो सकता था। देखें, बिल्कुल मैं इसमें बाकी टीम्स जो हैं देखें वो ट्रैवलिंग भी कर रही हैं, वो डिफरेंट कंडीशंस में भी खेल रही हैं। वो जाके एक वो कराची में या लाहौर में खेलती हैं, दूसरा मैच वो स्लो विकेट पे जाके जब खेलती हैं तो ऑब्वियसली उससे फर्क पड़ता है। भारत जो है वो अपने जितने भी मैचेस हैं वो एक ही कंडीशन में खेल रहा है, वो यूज टू हो चुका है वहां पे खेल के। तो उनके बॉलर्स को भी पता है कि यहाँ पे किस तरह से बॉलिंग करनी है, यहाँ पे बैटिंग किस तरह से करनी है। तो आई थिंक ये चीज जो है ये एडवांटेज तो भारत को है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम लोग अगर पाकिस्तान की जहां तक आप अगर बात करें तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस अभी हम एक ओपनर कम थे और उसमें एक स्पिनर हमने शॉर्ट थे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये कंडीशन को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके। और तौफीक, वैसे भी मेजबान पाकिस्तान तो हम तो पहले ही दोनों मैचेस हारकर ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और अब फाइनल भी पाकिस्तान की बजाय अब दुबई में ही होगा। दैट इज आल्सो अ बिग डैम्पनर ऑन आवर स्पिरिट्स, टू बी परफेक्टली क्लियर सर। मगर ग्राउंड कंडीशंस और फिर जो क्राउड है वो भी इंडिया के हक में हमें दिखाई दिया। ट्रॉफी अब किसके हाथ जाती है आपको दिख रही है इनएविटेबली? देखें जी, आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही है और उनके जितने भी आप रिसोर्सेज अगर देखें कि उनका स्पिन हो गया, उनकी फास्ट बॉलिंग हो गई, उनकी बैटिंग हो गई, उनके स्पेशली जितने भी बैटर्स हैं दे ऑल इन गुड फॉर्म नाउ। उन्होंने सब ने ऑलमोस्ट परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में। तो आई थिंक उनको एडवांटेज है। अगर फाइनल में कोई भी टीम आती है, न्यूजीलैंड आती है या साउथ अफ्रीका आती है, ये तो कल के मैच के बाद नहीं, कल आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कौन जीतता दिखाई दे रहा है? देखें, ये मैच लाहौर में हो रहा है तो लाहौर की जो कंडीशन है, ये जो विकेट है, इट्स पैराडाइज फॉर बैटिंग। आई थिंक ये हाई स्कोरिंग मैच होगा और इसमें दोनों टीम बहुत बैलेंस हैं। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम क्योंकि यहाँ पे पहले से खेल रही है, उन्होंने एक ट्राई नेशन सीरीज भी खेली, 2 के साउथ अफ्रीका ने भी खेली, बट साउथ अफ्रीका उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड उसमें भी चैंपियन थी और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि
वेल बैलेंस्ड है अगर आप कंपेयर करें साउथ अफ्रीका से। तो इंटरेस्टिंग। सो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी बदतरीन शिकस्त हुई तौफीक, मगर ताजुब ये है कि जिम्मेदारों को वनडे क्रिकेट टीम से बाहर करने की बजाय हम देख रहे हैं उन्हीं T20 टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, और फिर शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, उनको वनडे क्रिकेट से ड्रॉप करके T20 में बरकरार रखा गया है। सो सिंपली स्पीकिंग आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जिनको घर जाना चाहिए था या रिस्पॉन्सिबल या जवाबदेह होना चाहिए था, क्या उन्हें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में एडजस्ट कर दिया गया? देखिए इसमें आई थिंक देखिए मैं इसमें दो टीम्स अनाउंस की हैं। एक चीज तो आज इस टीम अनाउंसमेंट से एक चीज तो जाहिर हो गई कि हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम की सिलेक्शन थी उसमें फ्लॉज थे, क्योंकि अगर आप आज टीम की सिलेक्शन देखें या टीम जो अनाउंस हुई है उसमें दो ओपनर्स भी हैं, वनडे की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसमें दो ओपनर्स भी हैं और हमने दो रेगुलर स्पिनर्स भी रखे हैं, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम। देखें इससे तो ये बात साबित होगी कि हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट की थी उसमें एक स्पिनर कम था, हमने उसको अभी इसमें कवर किया आगे। जबकि T20 में हमारे पास 3 स्पिनर हैं, उसमें शादाब खान की भी इंडक्शन हुई है, उसमें सुफियान मुकीम भी है और उसमें इब्रार अहमद भी है, और उसमें ऑलरेडी 2 ओपनर्स भी आपने साथ रखे हैं। तो आई थिंक ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं अब रियलाइज हुई है कि हालांकि सब कॉन्टिनेंट में और पाकिस्तान में कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ना कि आप न्यूजीलैंड में वहां पे कंडीशन डिफरेंट होती हैं, वहां पे फास्ट बॉलर्स के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपने ये अपने आई थिंक उसको कवर किया शायद कि क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर था और काफी क्रिटिसाइज भी हुआ कि स्पिनर हम कम थे, तो आपने देखिए इस सिलेक्शन में 2 स्पिनर्स आपने उनकी इंडक्शन की है। सो आपको नहीं लगता मोहम्मद रिजवान की क़यादत में जब हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी हारती है मगर फिर वो वनडे के कप्तान बदस्तूर बरकरार रहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट? एंड देन अगेन तौफीक, बाबर आजम और रिजवान के भी हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट पर बहुत से सवालात उठे, बड़ी यू एन क्राई उठी, मगर ये दोनों वनडे टीम का हिस्सा हैं। देखिए आपकी जब तक आपके पास वही बात आ जाती है कि आपके पास अभी प्लेयर पीछे रेडी नहीं है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है ऐसे कि आप स्ट्रेट अवे इन प्लेयर्स को आप रिप्लेस कर सकें। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जो है उसको वनडे में आपको रखना चाहिए। बाबर आजम का परफॉर्म ना करना, आई थिंक उसका जो नंबर चेंज आपने किया, उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज आप उठा के देख लें वो नंबर 3 पे हैं, उसके 1900 है नंबर 3 नंबर पे। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में या उससे पहले उसको उठा के आपने नंबर उसको ओपन करवा दी। आई थिंक ओपनर एज ए ओपनर उसने जितनी भी इनिंग्स खेली हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। आपका एक ही प्लेयर ऐसा था जो कि आप कह सकते हैं जो स्टैब्लिश प्लेयर भी है, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है, और किस नंबर पे उसने रन्स किए हैं, आपको उसका नंबर चेंज नहीं करना चाहिए था। आई थिंक इसको इधर आप बैड स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, मगर ऑल्सो तौफीक गोइंग, पहले ये भी बताया कि T20 के हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान जो थे, उनकी जगह सलमान अली आगा को जो कप्तान बनाया गया है, मगर सलमान अली आगा साहब तो सिर्फ 6 मैचेस अभी तक खेले हैं, उनमें भी 4.5 माह में पहले उन्होंने डेब्यू किया है, फिर उनकी विकेटें देखें तो इतनी कम है, रन्स देखें तो इतनी कम है। इस सिलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए 9 माह से टीम से भी बाहर है। सलमान अली आगा का जहां तक आपका है, सलमान अली आगा आपका अगर आप कुछ पीछे आप देख लें 3-4 महीने से वही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, चाहे वो आप बैटिंग देख लें, आप उसमें बॉलिंग में भी वो आपको करके दे रहा है। तो अगर आपने कुछ चेंज करना था तो आपने उसकी ही बनता था कि उसको आप कैप्टन बनाएं, क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी या ट्राई नेशन में भी उसको एज वाइस कैप्टन टीम के साथ कैरी कर रहे थे। तो आई थिंक अगर किसी को कैप्टन को रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली आपने फिर जो वाइस कैप्टन जिसको आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ उसको ही रिप्लेस करना है उसके साथ। तो आई थिंक ये ठीक है, उसको चांस देना चाहिए। दो के वो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से उसका इंटेंट नजर आ रहा है, स्पेशली जो उसका वे ऑफ बैटिंग है, वो फियरलेस क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक अगर आपका कैप्टन इस तरह से खेलता है, फियरलेस क्रिकेट खेलता है, और अगर लगता है कि वो बाकी टीम को भी उसी इंटेंट के साथ खिलाएगा, तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है। अगर चेंज किया है तो होपफुली उसमें अल्लाह करे कि इसको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक उमर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, टीम के जिम्मेदार खिलाड़ियों को जहां फारिग कर देना चाहिए था वहां ऑफ कोर्स नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सारे अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। हेड कोच का ये कह देना शायद काफ़ी है या नहीं है, फैसला तो अब आवाम को करना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूं, बट नथिंग सीम्स टू हैपन हियर अनफॉर्चुनेटली, एंड एट द सेम टाइम वी सी इंडिया इज गोइंग ऑन टू द फाइनल्स। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस।
एक तरफ हुकूमत का दावा है कि मुल्की तरक्की का सफर शुरू हो चुका है और आज तमाम इदारे एक कश्ती में सवार हैं। सिपाही सालार ने मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया है। दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के वकला भी जमात के साथ नहीं। जमात के बानी को ना वकला पर एतमाद है और ना ही जमात की पार्लिमानी कमेटी की कारकर्दगी से वो मुतमईन है। मियां शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम हल्फ उठाए आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और आज 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम के अलावा काबीना के अहम वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज ने हुकूमती कारकर्दगी से अवाम को आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह कहना था कि हमारी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन अपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। 1 साल पहले मुईशत हचकोले खा रही थी, मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। IMF को खत लिखे जा रहे थे कि प्रोग्राम मंजूर ना करें। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या होगी। IMF मुआहदे के लिए मिलकर काम किया। मैं और चीफ अवामी स्टाफ दोस्त ममालिक के पास गए। हमारी मईशत जो 1 साल पहले हचकोले खा रही थी, डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आप अप्रूव मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो शिकस्त रेट से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं और अब मईशत की तरक्की का सफर आया चाहता है। तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। हम मार्च कर रहे हैं मिलकर, हाथों में हाथ मिलाकर। IMF के प्रोग्राम के लिए शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए, कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। 1 साल हो गया है, कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। इससे बड़ी आपकी और कामयाबी क्या हो सकती है। वफाकी वज़रा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बैरूनी दौरों, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी अशारियों, वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली की कीमतों में कमी और सर्कुलर डेट के खात्मे, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने विजन 2025 और CPEC, जबकि वज़ीर IT शाज़ा फातिमा ख्वाजा ने IT सेक्टर की गुज़िश्ता 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म और अवाम के सामने पेश की। दौरान गुफ्तगू वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की जानिब से तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ दौर में CPEC को स्कैंडलाइज किया गया। मुल्क को लॉन्ग मार्च की बजाय इक्तिसादी मार्च करना होगा। उन्होंने पावर दोबारा ग्रैब करने के लिए पहले मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलाया जो अभी भी जारी है, उसके बाद बैरूनी ताकतों को इनवाइट किया। आज भी वो इनविटेशन जो है लेके उनके दहलीज के ऊपर खड़े हैं कि यहाँ पे इंटरवेंशन की जाए और उनको दोबारा इक्तदार में लाया जाए। तो ये दो धारी तलवार है जिसका वज़ीर आज़म साहब आप मुकाबला कर रहे हैं। अगर 2018 में पाकिस्तान का रास्ता डिरेल ना किया जाता, आज हम दुनिया की पहली 25 मईशतों में अल्हम्दुलिल्लाह होते। 1 अप्रैल 2022 को हम इंटरनली डिफॉल्ट कर चुके थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज वेल ऑन इट्स वे ऑफ टर्न अराउंड। वफाकी काबीना की तरफ से परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐसे वक्त में पेश की गई है जब आज ही IMF जायजा मिशन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात का पहला दौर अपने इख्तिताम को पहुंचने के बाद पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया है। आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना समेत मुआशी टीम ने IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम, टैक्स एहदाफ, टैक्स शॉर्टफॉल और FBR इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। जबकि IMF वफ्द ने गोल्ड सेक्टर में की गई सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग मांगते हुए यह कहा कि बताया जाए कि अगर गोल्ड सेक्टर पर टैक्स आयद किया जाता है तो कितना टैक्स इकट्ठा होगा। इसके अलावा IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर से भी मुतवक्के टैक्स महसूलात का तखमीना मांगा है। ज़राए के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक मुआशी अशारियों पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन भी IMF को दी गई है, जबकि मालियाती खसारे, प्राइमरी बैलेंस, सूबों के सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर भी वफ्द को ब्रीफिंग दी गई है। इसी तरह डायरेक्टर जनरल डेट, इकोनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग, रेगुलेशंस विंग ने भी ब्रीफिंग दी है। IMF वफ्द को यह बताया गया है कि जुलाई से दिसंबर तक मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। टेक्निकल लेवल मुज़ाकरात के दौरान दूसरे मरहले में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का आगाज होगा कि जिसके बाद IMF वफ्द अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा कि जो रवा माह के आखिर या अप्रैल के अवाइल में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और साथ ही बिजली सस्ती करने या ना करने का हतमी फैसला भी कर देगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी होने वाले मुज़ाकरात में IMF वफ्द को यह बताया गया कि हुकूमत IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद है। मुल्क को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका है। टैक्स और तवानाई सेक्टर में इस्लाहात जारी हैं, जबकि राइट साइजिंग और निजकारी में भी पेशरफ से आगाह किया गया।
खबरसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरुमीद हैं कि जायजे के लिए पाकिस्तान की पोजीशन बेहतरीन है, जबकि वजीर खजाना पुरुमीद और वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरअज़म कि मुआशी तरक्की का वक्त आया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आज ही अडियाला जेल में एक हफ्ते बाद अलीमा खान और वकला की साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में लीगल टीम, पार्लिमानी कमेटी और जमात के इंतजामी ढांचे से मुतालिक अहम फैसले हुए हैं। इमरान खान से होने वाली इस मुलाकात में कानूनी मुकदमात की समाअत में डिलेज और ताखीर, इमरान खान की सेहत से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे, डील पर समझौता ना करने का तस्करा और ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक अहम मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। इमरान खान ने पीटीआई की लीगल कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और उनका यह कहना है कि ये इतने बड़े बड़े नाम कमेटी में शामिल हैं लेकिन कमेटी कोई काम नहीं कर रही। इमरान खान ने सलमान सफदर को भी हदायत जारी की हैं कि उन्हें कोई अच्छा वकील तलाश करके दिया जाए कि जो उनकी मुख्तलिफ दरख्वास्तों में पेश हो। फैसल चौधरी को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि तमाम पिटिशंस वो चौधरी जहीर अब्बास के सुपुर्द कर दे। इमरान खान ने आज होने वाली मुलाकात में फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के ताज़ा बयानात के हवाले से भी इजहार ख्याल किया है और यह कहा है कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जो कह रहे हैं इसका तोड़ करने और फिर वर्कर्स के सामने इससे बढ़कर बात रखने की जरूरत है। इमरान खान पार्टी की पार्लिमानी कमेटी की कारकर्दगी से भी मायूस हैं, नाखुश हैं। उन्होंने जमात को हदायत जारी की हैं कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाता है तो पाकिस्तान में पीटीआई के रद्द अमल और फिर आलमी रद्द अमल से मुताबिकत पैदा करना होगी। उनका यह कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट, पार्लिमानी कमेटी और खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी को अडियाला जेल लाया जाए। साथ ही इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने शिकवा किया कि इमरान खान के जाती मौलिज उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही उनसे और इमरान खान के बच्चों से भी बात नहीं करने दी जा रही। अलीमा खान का कहना था कि सलमान अकरम राजा को आज ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो इमरान खान के जाती पिटिशंस को देखेंगे। हमारे केस मुलतवी किए जा रहे हैं, कोई डोगर है कि जिसको खास बुलाया गया है और अलकादिर केस का फैसला भी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में हो सकता है ताकि अलकादिर की अपील ना लगे। ये सब कुछ दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का यह कहना था कि इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस में T20, वनडे और टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। सारे केसेस एक एक करके अपनी मौत मर गए। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के जो केसेस इब्तिदा हुई थी वो सब के सब केसेस एक एक करके अपनी मौत मर गए और वो सब केसेस खत्म हो गए। चाहे तोशाखाना हो या चाहे 9 मई का केस हो, हफ्ते में 2-2 दफ़ा उसकी पेशियां डलती थी। अब अचानक 15-15 दिन की तारीखें डलना शुरू हो गई हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि जो हिकमत अमली आइंदा तारीख में भी, रमज़ान में भी इसमें कोई पेशरफ्त करने का मुझे कोई आसार नहीं लग रही। तहरीक इंसाफ सियासत के इस दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है जहां जेल में बैठे कैदी नंबर 804 का एक अपना नैरेटिव है, वो यकनुकाती सियासी हिकमत अमली पर अमल पैरा है, जबकि जेल से बाहर सालिम जमात इख्तलाफात दर इख्तलाफात की संगीन कैफियत से दो चार है। हता के दिए जाने वाले बयानात और स्टेटमेंट्स में भी बला का तजाद है कि जो सियासी हिकमत अमली की संजीदगी पर सवाल उठा रहा है। आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने यह दावा किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सहर और अफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है और उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों को मजबूरन निहार मुंह रोजा रखना पड़ रहा है और फिर इबादत से भी रोका जा रहा है। जबकि अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का बिल्कुल मुतजाद बयान था। इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गई, सलमान अकरम राजा ने कहा, और फिर इमरान खान को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में भी कोई सदाकत नहीं। अलीमा खान ने भी जमात के ऐसे अफराद को टाउट करार दिया है और उनका कहना है कि टाउटों से कोई पूछे कि उनके सोर्सेस क्या हैं। इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे, उनको कान में कोई तकलीफ नहीं है। ये जो टीवी पे बैठकर इमरान खान के कान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये जान के करते हैं। सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे हैं कि अब उनके दिमाग में इंफेक्शन चला गया है। यहाँ तक तो हम बात पहुँचा दी थी आपने 2 दिन में। तो क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ हो गया, इसके बाद इमरान खान को कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर ये कोई तैयारियां कर रहे हैं ये भूल जाएं, हम इनकी हिफाजत करेंगे। बहुत अफवाहें फैलाई गई हैं पिछले चंद दिनों से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मामूल का एक चेकअप हुआ है। फिर एक और बात चली कि शायद उनको जेल में सहरी नहीं दी जा रही या उनको इबादत में कोई खलल डाला जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये बातें गलत हैं। पेशावर में वकास अकरम साहब जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनसे कहा है कि इस बारे में वो पूछें कि ये बयान क्यों दिया गया। उनका जवाब आएगा तो आगे देखेंगे। यानी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहरी ना देने, अफ्तारी ना देने, इबादत ना करने देने के तमाम तर बयानात की भी तरदीद पार्टी के अंदर से ही कर दी गई है।
सलमान अकरम राजा का कहना है कि बैरिस्टर सैफ ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इस हवाले से शेख वकास अकरम को कह दिया है कि उनसे पूछा जाए कि ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। खान साहब ने वजाहत से कहा है कि जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगोड़े करते हैं, वो अवाम में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा करते हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक ऑपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से इमरान खान से बात हुई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के हवाले से इमरान खान ने कुछ हदायत जारी की हैं कि जो उन तक पहुंचाई जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पर जमात में इंतजामी बुनियादों पर तब्दीलियां भी कर चुकी है। आज ही इमरान खान से मिलने वाली हदायत के मुताबिक नियाजुल्लाह नियाजी को इमरान खान का स्पोक्स पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया है और 4 नए फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए हैं। फोकल पर्सन्स में वकला नईम पंचोता, मुबशर मकसूद अवान, खालिद यूसुफ चौधरी और राय सलमान शामिल हैं। मुलाकात में बुशरा बीबी और पार्टी लीडरशिप मौजूद थी और बुशरा बीबी ने खुद कहा कि मशाल यूसुफजई अब उनकी तर्जुमानी नहीं करेंगी। इससे कबल भी KPK में तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तंजीमें तहलील कर दी गई हैं। सूबाई सदर जुनैद अकबर खान ने भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में तमाम रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे फौरी तौर पर खत्म कर दिए हैं। PTI की इस सियासी जंग में मुज़ाकरात का रास्ता खत्म, डील पर समझौता नामुमकिन और जमात में इत्तेहाद के दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में तहरीक इंसाफ का नया तंजीमी ढांचा सियासत का दिफा कर पाएगा कि जबकि हुकूमत तेजी से अपना 1 ईयर माइलस्टोन सिर्फ पूरा ही नहीं कर चुकी बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बुलंदबाग दावे कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मैरीटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब, साथ दे रहे हैं सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब PTI के रहनुमा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप बताइएगा, एक तो वजीर आजम आज बड़े नाला और दुखी थे कि 850 अरब का हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो लॉसेज हैं पर ईयर सालाना बुनियादों पर वो नाकाबिले कबूल हैं। सर्कुलर डेट भी खत्म करना है, इनको प्लग करना है इन होल्स को। ये तो एक ऑनगोइंग टसल है जो नवाज शरीफ साहब से 15 साल से जिसके वो ख्वाहा हैं, हो नहीं पा रहा सर। मगर आपकी मैं देख रही थी मिनिस्ट्री, उसके अंदर जो SOEs हैं वो प्रॉफिट्स में। देखिए ये 850 अरब रुपए के हमारे पूरे मुल्क के SOEs नुकसान कर रहे हैं मजमूई तौर पर, और 10 सालों में कुछ 6,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसमें ये भी नोट करने वाली बात है कि इन इदारों ने 9,000 अरब रुपए का कर्जा लिया हुआ है। अब अंदाज़ा की इतने कर्जे के बाद ये नुकसान कर रहे हैं। कोई छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका बिजनेस का प्रॉफिट होता है। ये 9,000 अरब रुपए कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है और फिर हर साल 850 और इतने बड़े सारे हमारे ऑफिसर जो हैं वो SOEs में बड़े आला दर्जे के हमारे ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशल्स हैं, उसके बावजूद ये रुक नहीं पा रहा। तो ये तो फिर नहीं चल सकता ना गवर्नमेंट सेक्टर में। और हमारे यहाँ हमारे जो SOEs हैं जो मैरीटाइम अफेयर्स में, उसमें यानी हम बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। हम इस साल 100 अरब रुपए का प्रॉफिट करेंगे, ये जून जो क्लोज हो रहा है 2025 में। और मैं आपको एक बताऊं कि हमारा इदारा जो फिशरीज में आप कह रहे हैं कि सब प्रॉफिट्स में जा रहे हैं। जी सब प्रॉफिट में है, शुरू से ही प्रॉफिट में है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ना 2023 में जब हमने शुरू किया तो KPT जो सबसे इम्पॉर्टेंट इदारा है उसने सिर्फ 2 अरब का प्रॉफिट किया। आज हम उसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह 14 अरब, 700% इंक्रीज करेंगे। हमने उसकी मैनेजमेंट बेहतर, हमने उसमें मैनेजमेंट बेहतर की है। हमने उसमें आपकी मिनिस्ट्री के तो बड़े जबरदस्त तादाद शुमार दिखाई दे रहे हैं, मगर सिर्फ 2023 में 13 मिलियन लोग खते गुर्बत से हमारे नीचे चले गए हैं। 25% गुर्बत की शरह हम देख रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि देखिए हमने जबरदस्त और बार बार हेडलाइंस छप रही हैं, हमने इन्फ्लेशन अफराते ज़र इस लेवल पे ले आए हैं, मगर सर कुव्वत ख़रीद आम आदमी की मुसलसल गिर रही है। उसकी पहुंच में तो फिर भी कोई चीज़ नहीं है। अशिया ज़रूरत खुर्दो नोश जो है वो उससे अफोर्ड ही नहीं हो रही। सो द पॉइंट इज़ ऐसे में कैसे कामयाब एक साल आप मना सकते हैं या दावा कर सकते हैं? देखिए ये लॉन्ग टर्म, देखिए जब हमने शुरू की हुकूमत 2023 के अप्रैल में 2022 अप्रैल में, तो उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सूरत में था। 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हो रही थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। और जो वादे किए थे इन्होंने IMF से, उसको भी फुलफिल नहीं किया। इन्होंने कहा था हम पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, वो नहीं लगाई। तो हमने जो टेक ओवर किया पहले इनका फ्लैग भी उठाना पड़ा था। उस वक्त डेफिसिट था और तकरीबन हमारा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में था। अब इस साल जो आप देखें इंडिकेटर सारे बेहतर हुए हैं, लेकिन असल चीज़ इसमें साथ साथ ये भी है कि इकानमी का ग्रोथ होनी चाहिए।
जो आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा ना। हमारे यहाँ पैसा जो गया है वो ज़्यादातर अमीर लोगों को गया है, और जो दरमियाना ये यानी कम आमदनी वाले लोग हैं उनको तकलीफ हुई है, ज़्यादा गुर्बत में बढ़ गए हैं। ऑपोजिशन का भी रद्द-ए-अमल लेने दीजिए। सेनेटर साहब, टेक्निकल मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू हो गए IMF के साथ, फिर मुज़ाकरात पाकिस्तान की पोजीशन आप कितनी मुस्तहकम देख रहे हैं? $1 अरब की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, 1 साल मुकम्मल है और हुकूमती रिपोर्ट कार्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उसको परफॉर्मेंस को बोस्ट कर रहे हैं ये लोग। देखें, बार बार जो मैं पिछले 3 दिन से देख रहा था, गवर्नमेंट कह रही है कि जी मईशत जो है ना वो 1.9 के ऊपर इन्फ्लेशन आ गई। मैंने कल एक टॉक शो में अपने एक जो कुलीग थे पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा आप दुनिया को ये भी बताएंगे कि आपका GDP ग्रोथ कितना है? 0.9%। और ये तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि चले आपका 0.9% है। आप पाकिस्तान की कोई एक इंडस्ट्री उठा के देख लें, मैन्युफैक्चरिंग पता कर लें, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पता कर लें, आप एग्रीकल्चर का देख लें, आप सर्विसेज है, यानी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाता हूँ, पाकिस्तान की टेक्सटाइल टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, आपकी एक्सपोर्ट कोई नहीं बढ़ रही। आज आपकी जितनी एक्सपोर्ट है, आज से 3 साल पहले एग्जैक्टली यही फिगर थी, आपकी सिर्फ रेमिटेंसेस बढ़ी है। आपका कंस्ट्रक्शन का जो इदारा था, ये जो इंडस्ट्री है, यानी कि DHA, पाकिस्तान में DHA बहुत बड़ा इदारा, प्लाट लेने को बंदा कोई नहीं बैठा, प्राइसेस हैव डाउन, कुछ नहीं चला, और से लाइनें सारी बंद हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर का हाल ये कर दिया इन्होंने कि किसान जो 5,000 मन रुपए गंदम बेचता था, आज 2500 रुपए गंदम को लेने को तैयार कोई नहीं। इसी तरह आप सर्विसेज देख लें कि आपने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई लेकिन 45% टैक्स लगा दिया, नेट इनकम जो उसके पास आ रही है वो तो उसकी तो परचेसिंग पावर ही खत्म हो चुकी है। सो अगर एक कॉमन बंदे से पूछे कि जी गवर्नमेंट जो इतना बड़ा ट्रम्प करा रही है, ट्रम्पेट कर रही है कि जी हम बहुत बड़ा इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी लेके आए, उसका एक आम बंदे की जिंदगी पर क्या असर है? कोई असर नहीं है, ट्रूली स्पीकिंग। अब अगर ये बार बार कहते हैं जी सरप्लस, उस सरप्लस कैसे हो गया? आपने LCs पे पाबंदी लगा दी है, इस वक्त इंपोर्ट्स पे आपकी पाबंदी है, सिवाय आपकी जो मेन जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है या घी इंडस्ट्री से या ऑयल से रिलेटेड है, उसके ऊपर तो खुली आपकी इंपोर्ट्स आ रही है। अदरवाइज हर वो चीज जो टेक्सटाइल को चाहिए थी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चाहिए थी, उसमें पाबंदी लग चुकी है। मगर शेख साहब, तरक्की की रफ्तार 3% रहने की उम्मीद है, तो जिस तरह सेनेटर बप्पी कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो मंफी चल रही है, और हमें डर यही है सर, तशवीश के जैसी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी वैसी हमारे खसारे भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये पहले क्योंकि होता रहा है, इसलिए बड़ी एहतियात से। लेकिन हमारा जो पॉलिसी रेट है, जो मार्कअप रेट है, वो 22% था, वो 12 तक लाएँ। इसको हम सिंगल डिजिट पे भी ला सकते हैं, लेकिन हम बड़ा एहतियात कर रहे हैं ताकि महंगाई ना बढ़े। ये पहली बार है 10 साल में 22% से 1.5% हो गई है। महंगाई से मुराद ये इन्फ्लेशन तो अभी भी है, चीज़ें रुक गई हैं, बढ़ना रुक गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करेंसी हमारी मजबूत हो गई है, यानी स्टेबल हो गई है, और रेमिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो कह रहे हैं ना सेनेटर साहब, ये ठीक नहीं कह रहे। हम इस वक्त ओपन है, पॉलिसी हमारी इंपोर्ट की, हर चीज़ जो कोई मंगाना चाहे वो बिल्कुल खुले तौर पे मंगा सकता है। बल्कि हमारे जो प्रॉफिट है ना, जो हमारे बाहर की इन्वेस्टमेंट हुई थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस साल तकरीबन $1.5 बिलियन बाहर अपना प्रॉफिट रिमिट किया है। ये पहले नहीं था। हमारा एक्सचेंज जो है ना, हमने बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हर एक को, लेकिन हम पूरी कोशिश है 2 तरीके, 2 से इकानमी हमारी बढ़ेगी ना। एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी कैबिना फुल एफर्ट कर रही है। और दूसरा तरीका ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। तो देखिए पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, 2% पॉपुलेशन बढ़ रही है। सर NFC अवार्ड को तो रिविजिट कर लें, अपना नेशनल पैक्ट तो कर लें। मरियम बीबी पंजाब में है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, बलूचिस्तान में भी अपने लोग हैं, जो करने के काम है वो क्यों नहीं करते? NFC अवार्ड बिल्कुल हर टाइमली होना चाहिए, उसका जो टाइम है वो बिल्कुल। नेशनल फिस्कल पैक्ट का वेट कर रहा है IMF सर। वो होगा, NFC अवार्ड भी होगा। साल पूरा हो गया, ये तो आपको आते ही कर लेना चाहिए, जल्दी होगा इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखिए हम आउट ऑफ कंट्रोल, हमारा मेन तो डिफॉल्ट का चल रहा है। डिफॉल्ट से बचना चाह रहे थे आप IMF से, ये बहुत बड़ा एक आता हुआ IMF से बड़ी मुश्किल से उनकी गुजारिश करके उनको हमने $7 बिलियन का लिया, और अभी दोबारा उनकी टीम यहाँ आई हुई है जो रिव्यू कर रही है तमाम मामलात को, और इंशाल्लाह वो बेहतर महसूस करेंगे। क्योंकि हमने फज नहीं किया, PTI ने क्या किया, इनके ऊपर क्यों नाराज़ वो हो गए कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। और कभी भी कोई फज करेगा कोई IMF को, तो कभी उस पर एतबार नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, लगाई नहीं, तो वो बड़ा नाराज़गी बड़ी मुश्किल से उनकी दूर की। बड़ा अल्लाह अल्लाह करके एतमाद बहाल किया है, शेख साहब कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो शेख साहब ने फरमाया ना कि हमने फजल की थी, उसमें एक बड़ा पॉइंट बड़ा सिंपल था।
जब हमने IMF को कहा था हम पेट्रोल वैल्यू 50 या 60 रुपए पर लीटर लेके जाएंगे, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 1 ट्रिलियन रुपीस तक जानी चाहिए। हम ऑलरेडी अपने उसके टारगेट के बिल्कुल करीब जा चुके हैं। तब IMF को कहा गया था कि जी आपका टारगेट ऑलरेडी करीब जा चुका है, हमें लेवी बढ़ाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आम बंदगी की जिंदगी फर्क पड़ेगा। और ये कन्वे किया गया था, छुपाया नहीं गया था। कमिट जरूर था, लेकिन हमने कहा क्योंकि हमारा टारगेट आपके करीब है तो आप प्लीज हमें इस लेवी पे मजबूर ना करें, आम बंदे की जिंदगी। क्योंकि आपको याद है प्राइसेस 300 रुपए लीटर पे जा रही थी, इंटरनेशनल प्राइस इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर आप लेवी बढ़ा देते वो आम बंदे की जिंदगी फर्क पड़ता। लेकिन सेड दैट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो आपको ये 3-10 अरब रुपए के अखबार में इश्तिहार छपाने की जरूरत क्या थी? वेरी फ्रैंकली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सॉरी, शेख साहब आप ये 10 अरब का जो इश्तिहार छपाया मरियम बीबी ने माजरत के साथ, इतने सारे इश्तिहार छपाने की क्या जरूरत थी? सर वैसे आपने भी बड़े इश्तिहार छपाए थे, ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ नया कर रहे हैं। आज पंजाब में ये हाल है कि मरियम बीबी आपको मुझे याद है, एक सेकंड पहले उस जगह पे जो मार्की लगाई जाती है, वेरी फ्रैंक, हाँ मुझे याद है, आपने एक साल बाद इश्तिहार लगाए थे, हम मसरूफ थे, आई रिमेम्बर क्लियरली सर। सो मेरे तो इश्तिहारात के अंदर तो आप सभी माशाल्लाह आगे। हाँ बताएं। You know what Maryam Nawaz done? जहां पे जाती है ना तो एक मार्की वाले को ना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जहां पे वो मार्की सेट करता है। उसके जो SOPs है, उसके SOP में ये भी है कि जो लोग वो बच्चे वहां पे जिनको बुलाया जाता है स्कूलों को बच्चों को बोलने के लिए, उनको पहले आधा घंटा प्रेप कराया जाना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज जो वहां पे हिज हाइनेस के खिलाफ ना बोली जा सके। अगर आप इतने मकबूल हैं, व्हाई डू यू हैव टू प्रेप द किड्स कि यार आपने ये बोलना ये नहीं बोलना? दे डोंट नो कि इनके साथ ग्राउंड में क्या हो रहा है। एक दफा किसी सड़क पे जा किसी रेडी वाले से पूछे यार तुम्हारी जिंदगी पे क्या होगा, वो बलूते उठा के करेगा। पंजाब का किसान इस वक्त इनके खिलाफ एक मूवमेंट है, लेकिन क्योंकि ये गोली चलाने वाली सरकार है हम बोल नहीं सकते। जी शेख साहब वो कह रहे हैं अरबों रुपए आपने इश्तिहारात में कर दिए, इतनी तगड़ी। मैं उसका भी जवाब दे। देखिए ये कहाँ की मुहब्बत वतनी है, ये कह रहे हैं कि बाहर वाले कह रहे हैं रेमिटेंस ना भेजो। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती ना कि अपने मुल्क में रेमिटेंस ना भेजो। अब देखिए रेमिटेंस तो बढ़ गई, इनके बावजूद कहने के ना भेजो। ये तो कह रहे हैं टैक्स भी ना दो। ये तो IMF को कह रहे थे कि कर्जा इनका पास ना करो, ये प्रोग्राम में न जाओ। तो ये मुहिब वतन की बातें नहीं हैं, ये तो नेगेटिव बातें हैं। जहाँ तक ये इश्तिहारों की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद बजट पास किया है असम्बली ने, बजट से ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा इश्तिहारों पे। बजट पूरी असम्बली चाहे वो ट्रेजरी बेंचेज हों या अपोजिशन हो मिल के पास करती हैं, और बजट के मुताबिक अगर खर्च नहीं हो रहा तो फिर तो इनको इतराज़ होना चाहिए। अगर इन्होंने पास किया है बजट अभी उसका और उसके मुताबिक खर्च हो रहा है तो फिर किस बात का इतराज़? ठीक है, और एक मुझे अहम सवाल पूछना था सेनेटर साहब, लीगल टीम पार्लिमानी कमेटी और जमात के इंतजामी ढांचे से मुतल्लिक अहम फैसले हुए हैं, लेकिन इमरान खान से होने वाली आज जो मुलाकातें हुई हैं उनमें कानूनी मुकदमात की समाअत में जो डिलेज हैं उनसे वो नाखुश हैं, उनकी फिर सेहत से मुतल्लिक जो झूठे प्रोपेगेंडे हैं उनकी भी तरदीद की है। आपके बैरिस्टर सैफ साहब खुद ही बयानात देते हैं, पार्टी ही उनकी तरदीद करती है और खुद ही इख्तलाफ दर इख्तलाफ के अंदर ये हम समझने से कासिर हैं कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और फिर अपोजिशन इत्तेहाद से मुतल्लिक तो एक अलग मैं आपसे पूछती हूँ, मगर राइट नाउ इमरान खान तो ना पार्लिमानी कमेटी से खुश हैं ना अपने वकला के दिफा से खुश हैं। व्हाई डज ही फील आइसोलेटेड? अच्छा, आई थिंक ये इतनी बड़ी कोई न्यूज नहीं है। नॉर्मली हम वकील चेंज किए जाते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। यस आई डू एग्री कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पिछले 1-2-3 दिन मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी एंड दैट रियली हैड एन एप्रीहेंशन अबाउट इट कि खान साहब की सेहत के हवाले से मैं खुद तशवीश में चला गया। शुक्र है आज मंगल का दिन था, फैमिली की मुलाकात होगी। बट द न्यूज दैट मैटर्स इज, एंड वेरी फ्रैंकली जो चीज मैटर करती है कि खान साहब पे मुलाकातों पे पाबंदी लगाई ही क्यों जाती है, ऐसी न्यूज जनरेट ही क्यों होती है? देखिए वहां पे वकीलों को मिलने का एक्सेस बंद कर दिया गया, जो हमारी पॉलिटिकल मुलाकातें जुमेरात को थी वो बंद कर दी है। व्हेन यू स्टॉप द एक्सेस इंफॉर्मेशन तो ऑटोमेटिकली फिर कहीं ना कहीं से रूमर्स तो जनरेट होती हैं। ऑल्दो आई डू थिंक उनको नहीं होना चाहिए था, जिसने किया ही शुड हैव वेरीफाइड इट बिकॉज़ लोगों के कंसर्न्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बप्पी हमारे साथ मौजूद है, कैसर अहमद शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो ऑनगोइंग काम रहेगा, लेकिन जाते जाते एक दिल खराश खबर आपको बताती चलूं। बन्नू छावनी में बम धमाकों और फायरिंग के बाद 5 अफराद के जाँ बहक होने की ताज़ा इतलात मौसूल हो रही हैं। बन्नू के हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में छावनी के इलाके में अफ्तारी के वक्त 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई कि जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया और इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका छावनी में बारूद से भरी गाड़ी के जरिए किया गया। और फिर ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि शिद्दत पसंद हमलावरों ने छावनी में दाखिल होने की कोशिश की कि जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ दहशतगर्दों को निशाना बनाया। जिला बन्नू के 2 सरकारी अस्पतालों में अभी तक 5 लाशों के जिनमें 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं और 15 जख्मियों को लाया गया है और अभी तक यही मालूम नहीं हो सका कि धमाकों की नौयत क्या है। मगर धमाकों के फौरी बाद
जैशे फरसाने मोहम्मद नामी एक दहशतगर्द तंजीम है जिसने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इस तंजीम का ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द ग्रुप हाफिज गुल बहादुर से है और माजी में भी ये तंजीम शिद्दत पसंद हमलों की जिम्मेदारियां कबूल करती रही है। माजी में बन्नू कैंट में जुलाई 2024 में भी ये खुदकुश हमला हुआ था कि जिसमें 8 फौजी जवान शहीद हो गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 10 हमलावरों को हलाक कर दिया था। इसी तरह बन्नू कैंट में 2022 में सीटीडी जो कंपाउंड है उसमें भी जेर हिरासत मुबैना दहशत पसंदों ने भी सिक्योरिटी एहलकारों से असलहा छीन कर उन्हें यरगमाल बना लिया था, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। दुआओं में याद रखिएगा हमारे जवानों को, हमारे सिविलियंस को। मुल्क एक ताज़ा लहर की लपेट में है दहशतगर्दी के इस पुरअमन महीने के अंदर। अल्लाह सब के ऊपर अपनी सलामती रखे और अपने ज़ुमान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।